नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। समीक्षा की प्रतीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदों से उलट करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे शर्मनाक हार का सामना करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के भीतर प्रदेश नेतृत्व में बदलाव, बगावत और समीक्षा की मांग उठने लगी है। लेकिन पार्टी अब तक समीक्षा बैठक नहीं बुला सकी है। आखिर कांग्रेस इतनी करारी हार के बावजूद क्यों समीक्षा का साहस नहीं जुटा पा रही, और क्यों पार्टी में लगातार बुलंद हो रहे बगावत और बदलाव के सुर। एक तरफ पार्टी हाईकमान कांग्रेस के निखरने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह और भी जोर पकड़ने लगी है। पार्टी जहां युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात कर रही है, तो वहीं पुराने चेहरे युवा नेतृत्व को हर कभी आड़े हाथों लेने में भी कसर नहीं छोड़ रहे। बहरहाल आप बात करते हैं दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर। तो कांग्रेस कलह और कमजोरी और कवायद। छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार की अब तक समीक्षा नहीं कर सकी है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समीक्षा की प्रतीक्षा। जी हां, विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ कोरबा सीट को छोड़कर बाकी सभी 10 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाने में कामयाब रही। वहीं शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस आला कमान ने हार की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है। छत्तीसगढ़ में हार के कारणों की पड़ताल की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को सौंपी गई है। वहीं इस फैक्ट फाइंडिंग में कमेटी के गठन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की होने वाली समीक्षा बैठक टाल दी गई है। उधर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हार के कारणों की जानकारी जुटाएंगे। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में अंदरूनी कलह और डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाने का खामियाजा भी कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा है। कांग्रेस को विपत्ति में रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा निखर के आई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़े होगी और छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी हम मजबूती से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में हार की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में नैतिकता है तो खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे। बहरहाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस में हार की समीक्षा के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा, और इस समीक्षा बैठक में पार्टी की अंतर्कलह और कमजोरी को दूर करने के लिए क्या कोई कवायद की जाएगी, या फिर हर बार की तरह सिर्फ चिंतन मंथन का दौर ही जारी रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान संदीप शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से ही हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से। पीसी रथ जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से ही। कैसे हैं सुरेंद्र जी आप? बहुत बढ़िया, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, अब होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा है। जी 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 जी। आखिर 6 महीने से ऊपर हो रहे लगभग विधानसभा में हार के, फिर उसके बाद आप लोकसभा भी हार गए। पिछली बार 2 सीटें आई थी, वो भी गई। आखिर समीक्षा की प्रतीक्षा कब तक करेंगे आप?
नहीं, देखिए, एक बात तो है कि जो विधानसभा के परिणाम है और लोकसभा के परिणाम हमारे लिए निश्चित रूप से निराशाजनक है। जी। और पार्टी के विभिन्न स्तरों पर इस पे चर्चा चल भी रही है जी। और उसको एक विधि सम्मत तरीका, हाईकमांड ने ये कहा कि हम स्वयं यहाँ से पर्यवेक्षक भेजेंगे और पर्यवेक्षक भेज के इन परिस्थितियों के पीछे क्या कारण, 7:30 इन सारी चीजों को पता लगाएंगे। और इसी कारण जैसा कि आपने बताया और हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और हार के तमाम कारणों को की समीक्षा करने का कार्यक्रम बन रहा है। तो निश्चित रूप से अभी समय है, 5 साल के का हमारे पास समय है। हम इसमें गहनता से विचार विमर्श करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, क्या खामी रही, क्या कमजोरी रही, क्या विषय रहे, क्या मुद्दे रहे, क्यों हमको ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि विधानसभा में पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारी योजनाएं जनता को पसंद आई थी, उसके बावजूद हमारे पराजय के कारण को, और लोकसभा में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे ढकेल दी गई है, महाराष्ट्र में बहुत पीछे रही है, कर्नाटक में पीछे रही है और बंगाल में बहुत पीछे रही है उम्मीद से, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये हमारे लिए जरूर चिंता का विषय है। जहां पर राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया, हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय तो है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। और आने वाले समय में इन सारे विषयों पर गंभीर चिंतन भी होगा, विचार विमर्श होगा और इसको सुधार करने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा विश्वास। जी जी। लेकिन आपने कहा बहुत अच्छा काम किया, फिर भी हार गए, लोकसभा भी हार गए, कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हावी नहीं हो गया? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अगर अभी ईमानदारी की बात देखेंगे तो एक भी कांग्रेस का नेता पूरे देश में जेल के अंदर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही जरूर है, मगर छत्तीसगढ़ में बताइए ना कौन कांग्रेस का नेता जेल में जी, किसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो चुके हैं। ये अलग बात है कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने से एक भ्रांति पैदा होती है, हो सकता है इसको कुछ प्रभाव पड़ा हो, मगर मुझको लगता है कि जो धान का भाव 3100 रुपए करने की घोषणा हुई थी, महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए देने की घोषणा हुई थी, इन सारी चीजों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। और हमारे चूंकि 9 मंत्री हार गए जी, तो इसलिए परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, तो ये तो निश्चित रूप से हमारा अनुकूल नहीं रहा, तो हम ये कहेंगे कि सामने वाला तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा था, हमको भी वही करना था, मगर कहाँ चूक हुई, ये निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। बिल्कुल सही कहा। संदीप जी तो तंज कस रहे हैं आपको, क्यों संदीप जी? समीक्षा नहीं कर पाए, इस बात को बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन बीजेपी को अपनी पार्टी देखना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस क्या कर रही है आपके लिए तो बेहतर ही है। कहना ये है कि ये जो है समीक्षा बैठक अभी तक ये नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे जी। अगर समीक्षा बैठक करेंगे तो बड़ी उत्तम पहचान हो सकती है वहां जी, क्योंकि आपको एक बात ध्यान होगा कि अभी चुनाव के बाद कोरबा से महंत जी और उनकी पत्नी की चुनाव जीती, उन्होंने कहा कि मैं तो केवल मेरे केवल भगवान पे सहारा था, भगवान के सिवा किसी ने मेरी मदद नहीं की जी। तो ये तो बहुत बड़ी समीक्षा अपने आप में हो जाती इसी में ही। और वो तो स्वयं राजनांदगांव गए थे उनको जिताने के लिए, भूपेश बघेल जी को सभाएं की, भाषण पर दिया वहां, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई नहीं आया, तो सब एक दूसरे को मझधार में छोड़ दिए जी। और आपको बता रहा हूँ ये तो सबसे बड़ी बात, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे समय लोकसभा में, वो तो एक दूसरे को मुंह देखा देखी में पता नहीं क्या हुआ। आज तो इनके एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भाजपा के नेताओं से पूछ करके टिकट देते हैं और अभी भी देंगे, ऐसा उनका कहना है। आज का एक बयान आया है जी। ये कांग्रेस पार्टी की हाल है और जो बुरी तरह से हार कांग्रेस पार्टी की हुई है इनके कुकर्मों के कारण हुई है। जिस ढंग से जनता के संग वादा खिलाफी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग, उसके कारण इनकी हार हुई है, इसको इनको स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे कि हमने बहुत बढ़िया किया उत्तर प्रदेश में, अरे 7 सीट जीते, 80 में कहा बहुत बढ़िया किए, मेरे समझ नहीं आता, उसी में खुश हैं, नाच रहे हैं। अरे जहां पिछली बार 1 थे 7 तो हुए, 7 गुना बढ़े हैं। सुनिए, अरे 80 में 7 पाए, सुनिए तो आगे भैया जी। बंगाल में 2-3 सीट पाए, उधर
45-47 सीट पर बड़े नाच रहे, खुश हो रहे। अरे 1-2 सीट कहीं बढ़ गए तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ये लगातार 9 और 10 सीट ही हारते हैं उससे, और इनको एक आध पारितोषिक में कहीं इनाम से थोड़ा मोड़ा, चलो भाई सांत्वना पुरस्कार जनता इनको दे देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि हमारे कोई नेता जेल में नहीं, सारे नेता इनके बेल पर है। मैं बता देता हूँ, स्वयं राहुल गांधी बेल पर हैं, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, यहाँ पर इनके मंत्री भूपेश बघेल के जितने दाएं बाएं गलबैया करने वाले लोग थे सारे लोग जेल पे हैं, उनको तो बेल भी नहीं मिल रही है। जितना उन्होंने करप्शन किया है, एक करप्शन के लोग केंद्र बन गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है, राहुल गांधी की बात नहीं की। छत्तीसगढ़ में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला, उन्होंने ये कहा। तो डाले इनके अगल बगल के लोग जितने रहे हैं, बड़े भरोसेमंद लोग जितने IAS रहे हैं, बड़े अधिकारी सब जेल में हैं। आप देखिए उनको बेल नहीं मिल पा रही कितने कोशिश करने के बाद। आप बताइए मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव हैं, उनके प्रमुख अधिकारी हैं, वो जेल पे हैं, इससे बढ़कर के और बड़ी बात क्या होगी। अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने धान का 3100 रुपया कह दिया। अरे इन्होंने तो 3200 रुपया कहा था धान का, क्या हुआ बताइए। क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है दो मुही बात करती है, जनता के साथ धोखा करती है। ये महतारी वंदन योजना को बोले इन्होंने, अरे हमने तो 1000 का था, आपने 1500 रुपया कहा दूसरे दिन फटाफट देंगे, यही छत्तीसगढ़ में कहा। क्या हुआ उसका विधानसभा चुनाव में? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता का भरोसा खो चुकी है, जनता जो इनको नकार चुकी है, और इनके पार्टी में जो है जिस ढंग से गुटबाजी फैली हुई है, बनमाने एक दूसरे को जो है पचा नहीं पा रहे, पूरे इनका जो संगठन का ताना बाना जो विधानसभा चुनाव के बाद भी, विधानसभा समय भी और उसके बाद भी जिस ढंग से बिखरा हुआ है, उसके कारण इनकी और भ्रष्टाचार जो उन्होंने मचा कर रखा, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खोया है, उसके कारण इनकी दुर्दशा है जी। और ये समीक्षा बैठक के बहानेबाजी करते रहेंगे। आप देखना कुछ बैठक समीक्षा बैठक के लोग नहीं करेंगे, आपको देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये जिनको बनाए वो भी नहीं आएंगे यहाँ। जो प्रभारी सचिव पहला दिन के थे वो कितने बार आए बताइए लोकसभा चुनाव में, बताइए एक दिन, एक आध दिन आ गए ऐसे ही मन विश्राम करने के लिए, जैसे कोई पिकनिक गार्डन घूम रहे हैं। तो ये जो है भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार करके चुनाव में वो EVM को दोष दे करके और कुछ भी दुनिया भर का प्रपंच करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र करते हैं जी, देश में अराजकता फैला करके, भय पैदा करके। लेकिन संदीप जी समीक्षा की जरूरत आपको भी है, संदीप जी समीक्षा की जरूरत आपको भी है। अगर सुरेंद्र जी ने कहा वो तो देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्थान की आपने बात की तो उत्तर प्रदेश राजस्थान में वो बढ़े हैं, 11 गुना बढ़ गए, 25 से आप 24 में आ गए। मध्य उत्तर प्रदेश में 65-66 से 34-35 में आ गए। तो समीक्षा की जरूरत तो आपको भी है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, हम जो हमारे यहाँ जो समीक्षा होनी होगी, हम तो छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के पश्चात, हम पिछले बार 9 थे, इस बार 10 हैं, हमारी सब समीक्षा की तैयारी हो गई है। कार्यकर्ता नेता कौन कहाँ समीक्षा करने जाएगा, उसके सबके तिथि तारीख तय हो गई है। मैं स्वयं बलौदाबाजार जिला में, मुझको समीक्षा भी लोकसभा के चुनाव की समीक्षा करने जा रहे हैं हम। मैं स्वयं बलौदाबाजार विधानसभा, कसडोल विधानसभा और भाटापारा 3 विधानसभा की समीक्षा बैठक को मैं जाने वाला हूं। अभी 26 और 27 तारीख 2 दिन वहां पर मेरा प्रवास है। ऐसे हमारे सभी जितने वरिष्ठ नेता हैं सबको एक एक जिला में वहां के विधानसभा में जा करके और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में पूरी समीक्षा की हमारे को निर्देश हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कर दिया है। और हम सब कुछ जगह तो जाने भी शुरू हो गए हैं, 1-2 जिलों में तो आज से समीक्षा शुरू भी हो गई है। तो हम जो देखिए चुनाव जीते हैं चाहे हारे, हमारी परिस्थिति जो भी हो भारतीय जनता पार्टी की, हम हर बिंदु पर विचार करते हैं जी। हम कोई सीट जीत लिए इसका मतलब नहीं कि हम वहां केवल नाचते रहे, हम वहां जीत के भी कारणों को पता लगाते हैं कि किस कार्यकर्ता ने कितना काम किया, हमारी किस बात का कितना वहां पर प्रभाव पड़ा, हमारे पिछले किस कार्यों के कारण जनता ने हमको वहां पर जो है स्वीकार किया। हम सारी चीजों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, संगठन में हमारे इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं और हम उससे पीछे भागते नहीं, हम कभी पीछे नहीं भागते। और जहां पर कोई हमारा कहीं नुकसान होता है तो हमारे बड़े नेता इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उस जिम्मेदारी के तहत जो है हम समीक्षा करके और कारणों को ढूंढते हैं जी। जीत के भी कारणों को ढूंढते हैं, पराजय होने का भी कारण ढूंढते हैं, बहुत बारीकी से ढूंढते हैं दोनों चीजों को। हम जीते किन किन मुद्दों से, हमने कौन कौन से काम किए, हमारे किन किन कार्यकर्ताओं ने कहा किस ढंग से कार्य किया, किन नेताओं की वहां सभा हुई जिसका हमको ज्यादा वहां पर इम्पैक्ट हुआ, हम सारी चीजों का वहां बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसलिए समीक्षा से हम भागते नहीं, हम समीक्षा कर रहे हैं,
हम राष्ट्रव्यापी समीक्षा करेंगे, छत्तीसगढ़ में तो कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ पीसी रज्जी हरत साहब, एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्यों नहीं समीक्षा हो पा रही? जी देखिए, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस अपने आप को हराने में सक्षम पार्टी है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ये तो इंदिरा जी ने भी कहा था नेता कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, बाकी पार्टियां नहीं हरा सकती। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था। तो छत्तीसगढ़ में, हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भी यही देखा था, और लोकसभा चुनाव में भी जब ये कहा गया कि सारे बड़े नेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री सभी कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे, तो एक जो यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए थी कांग्रेस की, जो पूरे प्रदेश में हर स्तर पर जाकर के पार्टी के लिए काम करे, वैसी स्थिति नहीं रह गई थी। सबके अपने अपने मोर्चे खुल गए थे और वो उन्हीं मोर्चों में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री से लेकर के पुराने जितने बड़े मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, वो अपने अपने लोकसभा में व्यस्त थे। और जो ओवरऑल जो सेंट्रल केंद्र सरकार से जो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और राजनाथ सिंह और तमाम बड़े मंत्रियों के जो दौरे हो रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए उस तरह से प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की वैसी टीम नहीं थी। और कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को पहले चुनाव से पहले 6 महीने पहले बदल करके एक जो संगठन की स्थिति, जो मजबूत स्थिति होनी चाहिए थी, वो वैसे भी नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के संगठन रह गया था। तो कांग्रेस में एक जो चुनाव लड़ने के लिए जो कैडर का सपोर्ट जिले स्तर पर होना चाहिए, वो कहीं उस तरह से तैयार दिखता नहीं था। इवन अपन बात करें तो राजधानी रायपुर में भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया कांग्रेस से, वो कैंडिडेट सभी लोगों का ये कहना था, समाज के किसी भी वर्ग से बात करो, कि ये मजाक चल रहा है क्या, कांग्रेस ने कैंडिडेट रखा है या फिर ऐसे ही परोस दिया है, वॉकओवर दे दिया है भाजपा को। तो इस तरह से मजबूत प्रत्याशी जहां दे सकते थे वहां नहीं दिया गया, और यहां के प्रत्याशी को दूसरी जगह ले जाकर खड़े करना, ये कौन सी रणनीति थी कि दुर्ग के नेता ताम्रध्वज साहू को महासमुंद ले जाकर के लड़ाया जाए, या देवेंद्र यादव को भिलाई से बिलासपुर ले जाके लड़ाया जाए। तो इस तरह से अगर उनको चुनाव लड़ने वो काम तो बीजेपी ने भी किया, वो काम तो बीजेपी ने भी किया। हाँ, लेकिन बीजेपी हारी ना, सरोज पांडे इसीलिए हारी ना, दुर्ग से सरोज पांडे को उठा करके कोरबा ले गए, तो वहां पर वो हारी इसीलिए। लेकिन अगर राजनांदगांव में लोकल एक अपेक्षाकृत छोटे नेता के सामने कद्दावर भूपेश बघेल चुनाव हार गए, तो उसका कारण भी आप ये समझ सकते हैं कि बाहरी प्रत्याशी होने के नाते भूपेश बघेल के प्रति शुरुआत में ही पार्टी के मंचों में ही विरोध दिखने लग गया था। तो उस गैप को भरना भी अपने आप में एक दिक्कत की बात थी कांग्रेस के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर रहे। और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने परफॉर्म किया था, उसके कारण जो एक तरह से एक दूसरे के प्रति खुन्नस, एक दूसरे के प्रति जो उसमें गुस्सा था कांग्रेस के नेताओं में, जो एक दूसरे को हराने के आरोप लगे थे। क्योंकि कुछ भी कहा जाए, ये चीज तो तय है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में जो भूपेश बघेल पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहे, वो लगातार दौरे करते रहे, वो लगातार उसी तरीके से पीएमओ को कॉपी करते रहे अपने सीएमओ के संचालन के लिए। यानी चीफ मिनिस्टर कार्यालय जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर काम करता रहा उनका। तो उसके कारण बहुत सारे मंत्रियों को, बहुत सारे पुराने कार्यकर्ताओं को नाराजगी थी, गुस्सा था, सरकार में अपने काम नहीं हो पाने का क्षोभ था। तो वो सब चुनाव में निकला, और उसके बाद ये दुगुने तरीके से वो लोकसभा चुनाव में निकला। तो ये कांग्रेस अपने आप को बांध नहीं पाने के कारण, अपने को एकजुटता नहीं बनाए रख पाने के कारण दोनों चुनावों में निरंतर हारी है। ये बात अलग है कि कुछ लोग और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी बताते हैं, जैसे कि चुनाव के तुरंत बाद कांकेर के कलेक्टर का तबादला हो जाना, यानी कहीं ना कहीं वो चुनाव के नतीजों से रिलेटेड था कि भाई भाजपा को वहां जीतने में देरी हुई, बहुत कम वोट से भाजपा क्यों जीत पाई, या इस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जाता है एक जीतने का माहौल बना नहीं पाई कांग्रेस अपने फेवर में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को लीड करते हुए जिस तरह से घूम रहे थे, लगातार मुद्दे उठा रहे थे, उस तर्ज पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता मुद्दे नहीं उठा पा रहे थे। छत्तीसगढ़ में उस तरह से वो उन चीजों को अपने पार्टी के फेवर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और उसके दूसरी ओर देखें तो भाजपा काफी कमिटेड और यूनिफाइड होकर के लड़ी, भाजपा में एकजुटता दिखी, और उसके कार्यकर्ताओं ने जो मंडल स्तर के पन्ना प्रभारी स्तर के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उनका तालमेल था, और वो
हर चुनाव मतदान केंद्र तक के उनकी पकड़ दिखाई देती थी, जबकि कांग्रेस की सरकार रही थी उसके बाद भी कांग्रेस के उस तरह से संगठन के स्तर पर मजबूती दिखाई नहीं देती थी जी। तो ये बुनियादी कारण रहे भाजपा के सामने कांग्रेस के एक तरह से सरेंडर करने का। मैं कहूंगा क्योंकि लेकिन मध्य प्रदेश साहब में भी ये हालत थी। छोटी टिप्पणी चाहेंगे इसमें कि समीक्षा जो कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक नहीं कर पा रहे हैं और इतने दिन हो गए, वो उसका कारण क्या है? कहीं अंतरकलह तो और नहीं उभर के सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा के लिए यही माना जा सकता है कि कोई अंतरकलह जो है और न बढ़ जाए, इसलिए संगठन को उससे हानि न हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि समीक्षा बैठक को टाला जा रहा है। और दूसरा कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, यानी अभी लोकसभा जो संसद की शुरुआत होनी है, आज से जैसे शपथ ग्रहण शुरू हुआ है, तो वहां पर जो नेताओं की व्यस्तता होगी, तो उस वजह से भी या वहां की रणनीति उससे प्रभावित न हो जाए करके पहले वो संसद का एक तरह से शुरुआत हो जाए, वहां पर क्या रणनीति रखनी है इंडिया गठबंधन को वो तय कर ले, उसके बाद फिर शायद वो इस तरह से समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस में नेताओं में उस तरह से एक भरोसे की स्थिति भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। जैसे सचिन पायलट को बनाने का मुझे लगता है कोई फायदा तो नहीं हुआ होगा प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस को जी, जबकि वो राजस्थान में वो खुद सफलता अर्जित नहीं कर पाए थे उस तरह से संगठन को खड़ा करने में, तो उनको अच्छा संगठक कैसे माना जा सकता है कि वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एकजुट करते और नए सिरे से चेतना भरते। तो इस तरह से कुछ गलत निर्णय कांग्रेस के रहे होंगे मुझे लगता है, जो उनकी बैठक समीक्षा में आएगी। लेकिन समीक्षा में देरी मेरे ख्याल से सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उसमें शायद ये समीक्षा उतनी अभी नहीं है प्राथमिकता में। पहला उनका काम संसद की गतिविधियों का प्रॉपर संचालन है। चलिए सुरेंद्र जी आवाज आ रही मेरी? जी हाँ आ रही। जो अभी रथ साहब ने जो अभी पूरी समीक्षा की, आपकी समीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस की समीक्षा क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन जो बाहर निकल के जो तथ्य आ रहे हैं वो यही है कि युवा कांग्रेसी और वरिष्ठ कांग्रेसी इनमें आपस में टकराहट बढ़ेगी और निश्चित तौर पर टकराहट बढ़ेगी तो संगठन और कमजोर हो जाएगा। जो आने वाले कह रहे हैं कि जो नगरीय निकाय के चुनाव है उसमें पूरा असर उसका पड़ेगा, कहीं यह वजह तो नहीं है? नहीं देखिए, दरअसल में ये भ्रांति है कि जब कार्यकर्ता अपनी बात कह लेता है उसकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और सभी लोगों के विचार जब व्यक्त होते हैं तो उसमें से एक मंथन करके एक विचार निकलता है। तो ये इससे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के में समीक्षा बैठक में अगर कोई कार्यकर्ता अपनी बात कहेगा तो कांग्रेस की मजबूती के लिए ही कहेगा, वो कोई कांग्रेस के खिलाफ बात करेगा ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में ये बात निश्चित है कि देखिए अभी हमारे संदीप भाई ने जितनी बातें कही ना, विजयी दल का बड़बोलापन है। मैं बहुत सारी उनकी भी समीक्षा कर सकता हूँ, मगर बात यह है कि लगातार 2 पराजय जो छत्तीसगढ़ में हुई है तो एक मन में निराशा तो जरूर होती है, हताशा होती है और उसकी वजह से निचले स्तर के जो ग्रामीण स्तर के छोटे स्तर के कार्यकर्ता है उनके अंदर एक गुस्सा भी होता है। तो उस गुस्सा को जरूर उनको व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा, अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और अब पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मिलजुल करके आगे बढ़ना है, कैसे हमारी नीतियों को लागू करना है, ये बूथ लेवल पर हमारा भी संगठन तैयार है। बूथ लेवल पे हमने संगठन तैयार किया है, प्रशिक्षित किया है। बहुत कुछ काम पिछले 5 सालों में संगठन के स्तर पे भी हुआ था, सरकार के स्तर पे भी हुआ था। मगर ये बात ये है कि कुल मिला के हमने कितनी पढ़ाई की वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा रिजल्ट कैसा है। तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो रिजल्ट ठीक नहीं आया तो किसी को भी बोलने का अवसर मिलता है और वो जो बोल रहे हैं वो हमको सिरोधार्य है। और हम ये बात ही कह सकते हैं कि हमारी पार्टी देश की जरूरत है, देश की आवश्यकता है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। ये फिर से संभलेगी, खड़ी होगी और एक साथ जुट होकर के देश को आगे बढ़ाने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में आगे के दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र जी, अगर थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ दे देता कांग्रेस की तो आज देश में, दिल्ली में स्थिति और कुछ होती? नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं मैं कि अगर मान लीजिए हम कुछ 2-4 सीटें 5 सीटों तक पहुंच जाते, मध्य प्रदेश में 5 से 10 सीटों तक पहुंच जाते तो परिस्थितियां निश्चित रूप से अलग होती। और ये उम्मीद थी भी
मगर वो हम उम्मीद पे जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। अब नहीं दिया तो नहीं दिया, अब क्यों नहीं दिया इसके बारे में समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद के विपरीत आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चले गए। उम्मीद यहां थी, उम्मीद के विपरीत वहां चले गए। नहीं, उम्मीद के विपरीत नहीं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए उम्मीद की विपरीत नहीं हुआ है। राजस्थान से लगातार समाचार आ रहा था कि यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, हरियाणा में बहुत अच्छा कर रही है, इस बात की जानकारी थी। कर्नाटक में हमारी स्थिति ठीक ठाक है, ये बात की भी जानकारी। अब जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों नहीं देते जी? वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इस्तीफा क्यों नहीं देते जी? बंगाल के अध्यक्ष इस्तीफा क्यों नहीं देते जी? असल में हर पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है, तौर तरीके होते हैं, उसके हिसाब से काम चलता है। और हमारी पार्टी में बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी में बहुत अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बात का प्रयास हमारे पार्टी के अंदर जरूर निश्चित रूप से होगा। सुरेंद्र जी, आप राहुल जी की मंशा के अनुरूप युवा नेतृत्व चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि वरिष्ठतम चाहते हैं जिसका अनुभव लंबा हो? नहीं, देखिए युवा या वरिष्ठतम का अर्थ नहीं, बात सिर्फ यह है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संगठन में सबको साथ लेके चल सके जी, लोगों के मत मतांतर को दूर कर सके जी, और कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश भर सके। ऐसे आदमी की आवश्यकता है और जो लोगों को काबिलियत के हिसाब से काम दे, प्रतिभा के हिसाब से काम दे और इस हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो आदमी वरिष्ठ भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर सवाल ये है कि उसकी नीयत संगठन को मजबूत करने की हो और पार्टी को आगे बढ़ाने की हो। जी संदीप जी, निश्चित तौर पे तो उनको सुरेंद्र जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। सुरेंद्र जी, एक बार फिर सवाल है, कहीं जो आपने कहा रिजल्ट अच्छा नहीं आया उसमें ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फोड़ रहे आप सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए मैं तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ता। मैं व्यक्तिगत रूप से तो कभी भी इस विषय में नहीं रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जैसा भी हुआ है, लोकतंत्र का जो जनादेश है वो हमको स्वीकार है और उस जनादेश में हम फिर से खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, यही इसी बात का प्रयास है। चलिए, लोकतंत्र का जो जनादेश है वो आपको भी स्वीकार है संदीप जी? लोकतंत्र का जनादेश तो हमको सदैव स्वीकार रहता है, हम तो ईवीएम को कभी दोष देते नहीं है। अब ये लोग तो ऐसा शुरुआत में ईवीएम पे दोष देना आपकी ही पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने शुरुआत में की थी। ये त्रिपाठी जी, आप कब की जमाने की बात कर रहे हैं? जब वो परिष्कृत नहीं हुआ था तब की बात होगी, जब उसके सारे तंत्रों को नहीं समझे शुरुआत की बात होगी, तब उसमें कोई कुशंका शंका जाहिर की होंगे। लेकिन जब एक बार उसकी प्रामाणिकता जो है सिद्ध हो चुकी, चुनाव हमने कर दिया, ये बात कब जमाने से समाप्त हो चुकी है। हम तो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जब 2014 से 4 से 14 तक कई चुनाव में हम पिछड़े, लेकिन हमने कभी ईवीएम को दोष नहीं दिया था उस दरमियान। और हम तो 2014 में भी ईवीएम पर कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया जब उनकी सरकार से चुनाव हो रहा था तब। आज छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी जिस समय ईवीएम उनकी सरकार थी, हमने कभी दोष नहीं दिया, हम चुनाव में जीते हारे, तो हम उस मामले से दूर हैं। लेकिन आजकल इनके गुरु हो गए हैं इनके पार्टी के एलन मस्क, वो एलन मस्क क्या बोल दिए तो सब उसी तरफ भाग रहे हैं। अब सुरेंद्र भैया भले बोल रहे हैं कि मैं ईवीएम से संतुष्ट हूं करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से पूछ के बताएं वो क्या कहते हैं। राहुल गांधी तो अभी रोज ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं, अपन बोल रहे हैं हम तो जीत गए हैं, ईवीएम गड़बड़ है। तो वो जो अपने पराजय को स्वीकार नहीं करते, ये अच्छी बात है कि सुरेंद्र भैया जो इस तरह के बात को स्वीकार कर रहे हैं, मैं उनका इस बात पर बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन एक बात का दुख है, उन्होंने मुझको बड़बोलापन कहा, मैंने कोई बड़बोलापन नहीं किया। मैंने ईमानदारी से कहा हम चुनाव जीतते हैं तो हारते हैं तो सब में हम समीक्षा करते हैं, हम अपने हार जीत के तमाम कारणों का हम समीक्षा करते हैं, हार गए तो क्यों, जीतने पर हमने क्या किया, वहां पर अच्छा किया जिसके कारण हमारा एक परिणाम आया। इसके अलावा मैंने सब कोई बात उनको नहीं कहा है जो उसको उनको लगे कि बड़बोलापन, इसलिए ये ऐसा उनका कहना जो है मुझको थोड़ा अनुचित लगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने मूल जो विचारधारा है वो विचारधारा से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से लगातार और हिंदू जनमानस बहुसंख्यक समाज को हिट कर रही है और जिस ढंग से चोट पहुंचा रही है, भावना को चोट पहुंचा रही है, वो कांग्रेस पार्टी के बुरी तरह से पिछड़ने का कारण है। इस बात को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है, ये उनको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए उनको। लेकिन लगातार इस बात को
नहीं समझ रहे हैं, ये इनके चुनाव में हार का कारण है। इनको समीक्षा में सारे लेकिन बीजेपी के संदीप जी, कार्यकर्ता चुनाव में कहते हैं। हार का कारण है कांग्रेस 54 से 99 पहुंच गई और आप 303 से 240 में आ गए। अरे भाई 99, 50 से 52 से 99 पहुंच गए, सरकार बन गई क्या उनकी? जनता ने उनको जनादेश दे दिए कि आप सरकार बना आप लीजिए। 303 से 240 में आ गए। नहीं, हम जो हैं बहुमत 272 से ज्यादा है। हम प्री पोल अलायंस है हमारा एनडीए का, हम एनडीए को बहुमत जनता ने दिया है। हम आज भी जो है लगभग 300 सीटों के साथ बहुमत पर हैं। अलायंस को हमको जो है पूर्ण बहुमत मिला है, हमारे अलायंस है। हमने प्री पोल अलायंस किया, हमने उस तरह से सीटों का बंटवारा किया। उस सीटों के बंटवारे में कोई सीटें घट बढ़ सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ओवरऑल, लेकिन संदीप जी, दो सहयोगी दल है ना, उनकी पृष्ठभूमि कुछ और ही कहती है, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज आपने देख लिया जिस दिन हमारे संसदीय दल की बैठक हुई जी। इतने लोग यहाँ पर बोल रहे थे ना, वो भूपेश बघेल क्या नाड़ा खोल दिया, फलाना ढीला कर दिया, ये हो गया, इस तरह से जो बाचालता से बात करते ना, वो संसद में उस दिन जिन दो दलों की तरफ आप इशारा करते हैं, उनके बड़े नेताओं के बॉडी लैंग्वेज, उनकी सारी बातचीत से सारे लोग धराशायी हो गए। सांप नहीं सूंघा उसके दूसरे दिन इनको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो है बिल्ली के भाग से कोई छीका फूटेगा नहीं। ये विपक्ष पर बैठ करके और ठीक ढंग से विपक्ष की राजनीति करें। बहुसंख्यक समाज को जो है वो हिट करना बंद करेंगे। बिल्कुल। भ्रष्टाचार जो फैला कर रखे हैं देश में, झूठ का जो मकड़ जाल फैला कर रखे हैं, आज ये जो लगातार बात कर रहे हैं कर्नाटक की, आप देखिएगा आने वाले चुनाव कर्नाटक में क्या होगा, किस ढंग से इन्होंने अभी वहां पर वादा खिलाफी की है। ये तो जिस ढंग से सरकार बनाए, इनको वहां 28 में से कम 25 सीट जीत लेना था। क्या हुआ इनका बताइए? ले देकर 6-7 सीट वहां जीत पाए हैं, तो हम उसी में नाचने लग गए कि हम जीत गए। अरे आपकी वहां सरकार है साहब, ले दे 6 सीट जीते पाए वहां पर, आप 5 सीट जीते, आप बाकी सीट तो हमारे पास आ गई वापस। चलिए, तो हमारा कोई नुकसान कर्नाटक में नहीं हुआ है। बिल्कुल। इसलिए इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। अपना आत्ममुदित होना, सच्चाई को नकारना कांग्रेस पार्टी का एक संदीप जी, मेरा समय हो गया इससे है, बचना चाहिए। इस मुद्दे पर फिर से यार बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और रथ साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और समीक्षा को लेकर जारी इंतजार की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक सीट जीतकर अपनी लाज जरूर बचाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले उसे यहां एक सीट का नुकसान हुआ। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी 29 की 29 सीटें हारकर अपनी लाज तक नहीं बचा सकी, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के लिए ये पहला चुनाव था। दोनों के लिए बड़ी परीक्षा थी, लेकिन दोनों ही सफल नहीं हो पाए। ऐसे में आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पस्त पड़ी कांग्रेस की, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो कांग्रेस हार और समीक्षा का इंतजार। जी हां, कांग्रेस नेतृत्व को लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का सूखड़ा तक साफ हो गया और पार्टी पहली बार सभी 29 की 29 सीटें हार गई, जिसके बाद इस हार के पोस्टमार्टम के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन हार की समीक्षा अभी तक नहीं हुई। ऐसे में सवाल भी यही है, हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस को आखिर किसका इंतजार है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार पर रात, पार्टी में अब भी समीक्षा का इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक हार का स्वाद चखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतकर किसी तरह अपनी लाज बचाने वाली कांग्रेस इस बार अपना खाता तक नहीं खोल सकी। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज तक अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस अपना सबसे मजबूत और अभेद माना जाने वाला गढ़ छिंदवाड़ा तक हार गई। वहीं एमपी में 29 की 29 सीटें हारने के बाद कांग्रेस के अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है। बगावती सुर और प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग बुलंद हो रही है। इसी सिलसिले में पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पद से हटाने की मांग करते हुए हाईकमान को लेटर लिखा है। उधर पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान,
सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी को शामिल किया गया है। कमेटी हार के कारणों का पता लगाकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। ये तो हमारी AICC का विषय है और AICC उनके द्वारा या वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी और जब यहाँ पर कमेटी आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। भाजपा में तो सब साकार नेता भरे पड़े हैं, तो उसके बाद भी जो है वोट परसेंटेज कम क्यों हो गई, इसकी तो खुद ही जरा अपने कॉलर के नीचे झांकें। कांग्रेस में जो है कांग्रेस की खिड़कियों पे कब तक ताक झांक करते रहेंगे। कांग्रेस को तो 2014 में तुम विश्व से बेदखल कर चुके हो, भारत मुक्त हो चुका है कांग्रेस, तो अब रोना काहे को रो रहे हो, अपनी जरा दुकान देखो, संभालो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस में हार की समीक्षा में हो रही देरी पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस समीक्षा में रुचि नहीं ले रही है। जिस प्रकार से पहले जीतू पटवारी जी को हटाने की बात चली, लेकिन जैसे ही यह संस्मरण मीडिया में वायरल हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा एक कमेटी गठित करके हार की समीक्षा करने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक न तो वह कमेटी कभी प्रदेश में आई, न ही किसी प्रकार की कोई जांच या विवेचना की। यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि तमाम नेताओं की नाराजगी झेल कर भी जीतू पटवारी की डामाडोल ही सही, कुर्सी अभी बची हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव दर चुनाव हार का दंश झेल रही कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाए और अब पार्टी आलाकमान ने नतीजों की समीक्षा के लिए भले ही समिति का गठन कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि यह समीक्षा कब होगी और इस समीक्षा की कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी। कुमार संदीप के साथ मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान गुलेश सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, शैलेंद्र पटेल जी पूर्व विधायक कांग्रेस के जल्द ही जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ समीक्षा के लिए हैं। आशीष जी, सबसे पहले सवाल यही, हर कभी ठीक है हार जाए तो लगी रहती है, हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे कहीं कहीं से बात आ रही जीतू पटवारी को बदल देना चाहिए, जीतू पटवारी को बदल देना चाहिए। देखिए ये तो स्वाभाविक ही होता है कि पहला निशाना जो है कप्तान पे ही होता है, तो इसलिए अगर जीतू पटवारी को बदलने की बात हो रही है तो कांग्रेस में तो खास तौर पर एसएच की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ खुल के बात कही जाती है और सबसे पहले अजय सिंह ने बात शुरू की थी जी, क्योंकि उनका अपना एक तजुर्बा है, उनका अपना एक अनुभव है, तो उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में बहुत सारी बातें कही थी और उसके बाद ये पूरा हंगामा जो है पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है। तो जीतू पटवारी को के साथ ये समस्या तो है और जीतू पटवारी को भी बहुत मुश्किल होगी अपने आप को स्टेब्लिश करने में, क्योंकि उनका जो डेब्यू हम मान लें जैसा पहले चुनाव में जो उनका प्रवेश हुआ वहीं पर वो चुनाव हार गए और बुरी तरह से। एक तो वो खुद विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा में सारी सीटें हारे, तो उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अब जो है कांग्रेस को उन्हें करीब 4.5 साल देने होंगे। जब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे फिर वो साबित कर पाएंगे अपने आप को। तो कांग्रेस के पास ना तो इतना वक्त है, ना कांग्रेस के नेताओं के पास इतना धीरज होगा, जो जैसा मुझे लगता है जी। तो इसलिए जीतू पटवारी को या तो कोई नया कोई पैटर्न पीसीसी चलाने का अपनाना पड़ेगा। अभी वो पुरानी टीम के साथ, उस टीम के साथ पीसीसी चला रहे हैं जिस टीम के दौरान में विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। तो जब और उनको अध्यक्ष बने हुए 4-5 महीने हो गए, वो अपनी टीम नहीं बना पाए, तो उससे सारी चीजें साफ नजर आती हैं कि जो कांग्रेस का कॉर्डर है जब बिल्कुल ब्लॉक स्तर तक एकदम बदहाल है। दूसरी बात, प्रत्याशी चयन को लेके भी बहुत अच्छी रणनीति नहीं कही जाएगी। कई जगहों पे गफलत हो गई प्रत्याशियों को लेके, या डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, या जो बागी हो गए उनको नहीं बना पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, कुछ भी होगा वो उसी खाते में जाएंगी जो प्रदेश अध्यक्ष का खाता है। तो इसलिए जीतू पटवारी को या तो बड़े नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा और कांग्रेस को भी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको किसी न किसी मोर्चे पे लक्ष्य देके, टारगेट देके जुटाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले जीतू पटवारी अब 4.5 साल तक पीसीसी कैसे खींच पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जो बड़े नेता हैं, जो 3-4 बड़े नेता जिनका कहा जा सकता है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह या थोड़ा बहुत अरुण यादव, तो ये लोग पूरे मन से या पूरे समर्पण के साथ जीतू पटवारी को कैसे मजबूत बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो ऐसे में AICC को यह तय करना होगा कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय करके वो इस तरह का कोई एक फार्मूला, कोई मैकेनिज्म, कोई ढांचा बनाए
जो साथ साथ चले। ये अकेले बस की बात अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे तक चली गई लुढ़क के। तो वहां तक आगे आने के लिए, जैसा कहा जाता है कि जिसने डुबाया है वही उसको उबार सकता है। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता है उनके साथ कोई ना कोई फार्मूला इनको फिक्स करना ही होगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी जो वरिष्ठतम, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता हैं, वो उनको कभी सामंजस्य बनाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे? वही बात है कि ऐसा कौन सा फार्मूला एआईसीसी बना लेगी कि बड़े नेता पूरे मन से उनके लिए काम करें। मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उनको सहयोग मिल पाएगा। खास तौर पर कमलनाथ खेमे का सहयोग जीतू पटवारी को मिलेगा, यह संभव नहीं लगता। अजय सिंह का जो भी खेमा है, जितना भी बचा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तारतम्य उनके साथ उनका बनेगा, क्योंकि ये उन्होंने ही सबसे पहले इस बात को शुरू किया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे नहीं लगेगा कि कोई बड़ा नेता उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन जीतू पटवारी को खुद सपोर्ट लेने के लिए अपने आप को इस तरह से पेश आना भी पड़ेगा, क्योंकि जीतू पटवारी के भी करियर का सवाल है। लोकसभा चुनाव से लड़ने से वो बच गए, विधानसभा चुनाव वो हार गए, और अभी 4.5 साल तक पीसीसी खींचना है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए ये सब कुछ जीतू पटवारी पर निर्भर होगा कि वो कैसे अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि लोग उनकी मदद करें, और जो बड़े नेता हैं उनके भी जो जरूरतें हैं या जो वो जिस तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं उस तरह की पॉलिटिक्स के साथ अपने आप का संतुलन बनाएं। क्योंकि ये अब एआईसीसी के अकेले के मुझे नहीं लगता कि वो फार्मूला बना के एआईसीसी कह देगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब नहीं, क्योंकि कांग्रेस का पूरा कॉर्डर 2 बड़े चुनाव के बाद एकदम हताश होकर घर बैठ चुका है। चलो शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? बस ठीक है शैलेंद्र जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर मतलब इतनी करारी हार के बाद, भाई ठीक है, विधानसभा चुनाव के बाद पटवारी जी बन गए, काफी उन्होंने दौरे किए, सारी बातें, लेकिन ये पहली बार हुआ है आज तक छिंदवाड़ा एक उपचुनाव छोड़ दीजिए जिसमें सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को हराया था, और वो भी ऐसा हुआ था कि भाई परिवारवाद अलकानाथ जी से इस्तीफा दिलवा के कमलनाथ जी ने वक्त पे चुनाव कराया, मैंने चुनाव थोपा था। बाकी अगर बात करें 1977 में तो सारी 40 की 40 सीटें जो थी उसमें से 39 सीटें जनता लहर में जनता पार्टी जीती थी, लेकिन एकमात्र सीट छिंदवाड़ा गार्गी संघ मिश्र कांग्रेस से जीत गए थे। ऐसे समय में कांग्रेस का गढ़ कमलनाथ भी पूरी तरह से ढह जाना, क्या कांग्रेस के लिए पूरी तरह से ओवरहालिंग करने की जरूरत नहीं है? नए सिरे से पूरी सब कुछ बदल डालो घर भर के। देखिए त्रिपाठी जी, कोई एकदम से बदलाव नहीं आते, बदलाव की प्रोसेस धीरे धीरे चलती है। निश्चित रूप से जो परिणाम आए निराशाजनक हैं। लोकसभा में हम पिछली बार 1 सीट आए थे, वो भी निराशाजनक थी। अब 1 से 0 आ गए। पिछले 3 चुनाव में हम देखते हैं 2-1-0, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 3 लोकसभा चुनाव में नहीं किया, ना 14 में किया, ना 18 में किया, और ना ही 14 में, ना 19 में, ना हमने 24 में। कुल मिला के लोकसभा में मध्य प्रदेश ने बहुत ज्यादा पटाई लंबे समय से देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सांसद नहीं दिए। 2009 में निश्चित रूप से हमारे 12 सांसद मध्य प्रदेश से जीत के गए थे। उसके पहले का रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद का रिकॉर्ड देखेंगे, वो ठीक नहीं है। लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं हमने 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। वो कुछ दिनों बाद खरीद फरोख्त के कारण वो गिर गई। और अब जब चुनाव हुआ, जब पूरे प्रदेश में एक आशा थी कि सरकार बनने वाली है, माहौल था और लगातार इस बात की खबरें आ रही थी, लेकिन सरकार ना बनने के कारण एक निराशा का जो माहौल बना, उस निराशा के माहौल ने और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया। और जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की रणनीति उस समय 400 पार का नारा और राम मंदिर के लिए जो बातें कही, वो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ज्यादा हावी रही। और जब तक पहले दूसरे चरण का चुनाव हुआ और जब देश का माहौल मध्य प्रदेश वासी उस तरीके से समझ में आता, जब तक चुनाव बहुत आगे जा चुका था और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए और अपने वो सोच नहीं पाए कि शायद ये ऐसा होगा कि मोदी जी भी 1.5 लाख से ही जीतेंगे या 400 पार करने वाले बैसाखी की सरकार बना पाएंगे। खैर, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से इन हारों के बाद एक नए सिरे से काम करने की आवश्यकता है। पूरा घर तो नहीं बदला जा सकता, राजनीति में ऐसा नहीं होता कि पूरा घर बदल दिया जाए, लेकिन कहीं कोई कमी है, कोई कोना खराब हो रहा तो उसे ठीक किया जाएगा। कहीं पुताई की जरूरत हो तो उसको भी की जाएगी, कहीं मरम्मत की जरूरत है तो उसको भी की जाएगी, और कहीं नया कुछ बनाना होगा
वो भी निश्चित रूप से बना। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी। 2-1-0 अब 2029 में शून्य के नीचे कहां जाएंगे आप? निश्चित रूप से हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है त्रिपाठी जी। और हम एक बात कहना चाहते हैं, आप देखिए ये हर चीज की बात है, नेगेटिविटी भी होती है हर चीज में और पॉजिटिविटी भी होती है। आप देखिए अभी उपचुनाव 5 महीने 6 महीने के बाद में होने वाले हैं। बुद्धि में शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, विजयपुर में संभावना है और बीना में भी संभावना है, क्योंकि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये संभव है कि चुनाव 6 महीने में, अगले 6 महीने इन 3 जगह चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने आज से ही इसमें कमर कसती है। कुछ दिन पूर्व में ही बीना और जो विजयपुर के चुनाव के लिए कमेटी भी घोषित कर दी गई है और बुधनी के लिए भी एक कमेटी घोषित कर दी और वो वहां पे दौरा भी करके आ चुके हैं। मैं स्वयं जयवर्धन सिंह जी के साथ हम दोनों प्रभारी के रूप में वहां हैं। कल हम बुधनी गए हुए थे। ये बात नहीं है, अभी तो 4.5 साल हैं और इन 4.5 साल में जमीन को तैयार करना है। बीच में जो हमारे चुनाव आएंगे, चाहे वो लोकल बॉडीज के आएंगे, वो भी हमें देखना है। और अगले विधानसभा और लोकसभा की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ये बात परिवार बड़ा है, कहीं कोई बातें आती हैं, कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है कि एक ने कुछ बोल दिया और बाकी वो है। अपने अपनी राय रखने का सबको अधिकार है। यही कुछ बातें होती हैं वो भी आती हैं, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि जो नई लीडरशिप कांग्रेस पार्टी ने दी है जीतू पटवारी उमंग सिंघार के रूप में, वो निश्चित रूप से समय दीजिए। तो एक दिन में अगर इतने हालात पिछले 20 साल से अगर खराब हैं तो एकदम से तो कोई भी नहीं सुधार सकता। आप 6 महीने साल भर के अंदर आपको ये अंतर दिखने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी जो त्रिस्तरीय कमेटी बनी है, चाहे पृथ्वीराज जी हो, चाहे उल्का जी हो, चाहे मेवाड़ी जी हो, उनको तो बुला लीजिए जल्दी। खैर हमारे साथ गुलरेज जी हैं। गुलरेज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है गुलरेज जी। गुलरेज जी, जो भी यहां सफलता मिली है 29 की 29, उसमें आप श्रेय किसको देते हैं? मोहन यादव जी के चेहरे को, मोदी जी के चेहरे को, या कांग्रेस की कमजोरी को? श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय जो मिलता है वो जनता को मिलता है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की और मोहन यादव जी की सरकार के काम को पुनः आशीर्वाद दिया। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और जनता को ही इसका श्रेय मिलेगा। आपने घुमा दिया कांग्रेस के कमजोर संगठन को या उनके चेहरे को? देखिए, कांग्रेस के पास तो ना संगठन है, ना कांग्रेस के पास चेहरा है, ना नेतृत्व है, ना नेता है। और अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बात सुनी, वो क्या कह रहे थे? ये कितने फक्र से बोल रहे थे कि इन लोगों ने पिछले 3 चुनाव में बहुत बुरा परफॉर्म किया है और इस बार इनको शून्य मिला है। ये वैसी ही बात है कि स्कूल का कोई छात्र अपने पिताजी को या दूसरों को कहे फक्र के साथ कि हाँ, पहले तो मुझे थोड़े बहुत मिल रहे थे नंबर, इस बार मैं 0 लेकर आया हूँ, 0। तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन हम बॉर्डर प्रोस्पेक्ट में बात करें यदि कि इसमें कांग्रेस में किसी प्रकार की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी, किसी के ऊपर समीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो साफ सुथरा उत्तर आता नहीं। क्योंकि जीतू पटवारी का अपॉइंटमेंट किसने किया? आप समझिए, जीतू पटवारी अपॉइंटेड हुए हैं गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी के द्वारा। अब राहुल गांधी के एक जिसको कहते हैं मोहरे की तरह अगर यहाँ पर बैठे हैं, वो उनके व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, तो उस पर कौन प्रश्न करेगा? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड दुकान है। यदि मालिक ही ने बिठाया है अपने नौकर को, मैं नौकर शब्द यूज नहीं करूंगा, अपने सहयोगी को, कि आप मेरी दुकान चलाओ, अब वो दुकान पे यदि नुकसान भी करता, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कमलनाथ जी मालिक थे? कमलनाथ जी मालिक थे क्या? देखिए, कमलनाथ जी कमल अंकल थे, ये समझिए, मालिक तो नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी के तथाकथित रूप से तीसरे पुत्र हुआ करते थे कमलनाथ जी। लेकिन जब तीसरे पुत्र थे नहीं, कमलनाथ जी भी तीसरे पुत्र हुआ करते थे, तो जब लगा कि आवश्यकता नहीं है तो उनको किस तरह से जलील करके हटाया गया, ये हम सब ने देखा। बिना उनसे कोई संवाद की जीतू पटवारी के हाथ में कमान दे दी गई, तो फिर कमलनाथ जी ने भी उनका सहयोग नहीं किया। दूसरी बात आप देखिए कि यदि हम बात करें 2 बड़े नेताओं की या 3 बड़े नेताओं की, आप बात करें इसमें दिग्विजय सिंह जी की, कमलनाथ जी की और अरुण यादव जी की, तो दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए, कमलनाथ जी ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे थे, नकुलनाथ तो आगे खड़ गए, तो वो भी चुनाव हार गए, और अरुण यादव जी ने चुनाव लड़ा नहीं। तो प्रश्न भी उठाएगा तो उठाएगा कौन? देखिए गुलरेज जी, जब हार होती है ना, तब इतनी निराशा हो जाती है कि गुट नहीं कई गुट बन जाते हैं। 1998 में जब आपकी सरकार बनती रही थी और अचानक
प्याज मुद्दा जो भी आया और आप हार गए, उस दौरान आपकी संगठन जो जिसको लौह कवच कहा जाता है आपके संगठन को, उसमें लखीराम अग्रवाल का अलग गुट, सुंदरलाल पटवा का अलग गुट, कैलाश जोशी का अलग गुट, प्यारेलाल खंडेलवाल का अलग गुट, 4-4 गुटों में बट गई थी आपकी बीजेपी। तो ये हार को लेके इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि ये इनके कमजोर संगठन को लेकर आप 29 के 29 पहली बार जीते हैं, या आप मोहन यादव और मोदी जी का चेहरा, या भी मोहन यादव जी के जो 6 माह का कार्य था उसको लेकर। देखिए, सरकारों को जो वापस से आशीर्वाद मिलता है जनता का, डेफिनेटली कामों के आधार पर ही मिलता है। और जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की और मोहन जी की, उसके काम से जनता प्रसन्न थी, इसीलिए आशीर्वाद दिया है। एक भरोसा था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, मोदी के मन में मध्य प्रदेश थे, और मोहन जी का नेतृत्व था एमपी में। तो इन तीनों का जो मिश्रण था उसने जीत लिया, क्योंकि इस मिश्रण के ऊपर, इस नेतृत्व के ऊपर, इन नेताओं के ऊपर आह्वान का भरोसा था। मतलब ये मान लूं कि योगी जी का नेतृत्व खराब है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में शर्मा जी का नेतृत्व खराब है। देखिए, जहां मैं राजस्थान का इतना नहीं जानता, लेकिन क्योंकि राजस्थान से इतना अवगत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश का बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, बहुत सारी पार्टीज हैं, और जब भी त्रिकोणीय चतुर्कोणीय चुनाव होता है तो उसमें अलग अलग तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, और यूपी में चतुर्कोणीय चुनाव ही था एक तरह से। तो उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा बंद लिफाफों में भी हो रही है, प्रत्येक केंद्र पे जाकर हो रही है, और उसकी भी चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या कारण था। लेकिन योगी जी का नेतृत्व तो बड़ा चमत्कारी नेतृत्व है, और मुझे लगता है कि आगे आपको दिखेगा कि हम वापस से उत्तर प्रदेश में भी जो लॉसेस है उसको कट करेंगे। चतुष्कोणी होता है तब बीजेपी जीतती है, इस बार द्विकोणी ही था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक थी, बीएसपी 0 में है, द्विकोणी था, इस कारण आप हार गए। ना देखिए, त्रिकोणीय भी था, कहीं कहीं चतुर्कोणीय भी हो गया था वो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि चंद्रशेखर रावण की सीट पर, तो उस पर तो अगर आप बात करेंगे तो त्रिकोणीय नहीं था। 80 सीटों में 1-2 सीट छोड़ दीजिए, एक तो वो भी जीत गए हैं निर्दलीय। कुछ सीट पर टीएमसी की भी सीट थी, वहां पर भी टीएमसी ने जहां उम्मीदवार उतारा था वहां पर भी चतुर्कोणीय हुआ था। तो उत्तर प्रदेश एक अलग टाइप की केमिस्ट्री है पूरी। लेकिन अगर आप कांग्रेस की और बीजेपी की यूजुअली जहां पर भी डायरेक्ट टक्कर होती है, तो वहां तो 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहता है। बीजेपी का भी वही था जी। ऑल इंडिया का एवरेज निकाल के देख लीजिए जी। शैलेंद्र जी देखिए, अभी गुलरेज जी बड़े तंज कस रहे हैं कि आप मतलब 2-1-0 आगे, और भी इसका आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या जीतू पटवारी जी को, जैसा कि सीधे राहुल गांधी जी ने वाकई में कमलनाथ जी से संवाद नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है, दिग्विजय सिंह सबसे बड़े यहाँ के चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं, उनके धुर विरोधी उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आपको भी ध्यान होगा जब सरकार आपकी थी तो उमंग सिंगार ने किस तरह से परोक्ष रूप से आरोप लगाया था दिग्विजय सिंह जी पे, चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये सब कारण है कि यहां देखिए, आज भी अगर गांव-गांव कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल तक कोई कार्यकर्ता है तो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक लेवल, क्योंकि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनका पूरी तरह से सहयोग नहीं मिला, खासकर छिंदवाड़ा में नहीं मिला। देखिए त्रिपाठी जी, मैं गुलरेज जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने स्वीकारा, और हमको स्वीकारने के बाद ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम हमारी कमियों को नहीं स्वीकारेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने कहा कि यहाँ 2 सीटें आई थी, 1 आई थी, हम 0 हैं, उसको हम नहीं स्वीकारेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रही दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आता है। उनके यहाँ अगर पर्ची वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मोहन यादव की मुख्यमंत्री बनेगी। वहां पर पहली बार का भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वो किसी के पट्टे नहीं है, या वो किसी और की चीजों के बाद में जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरीके से, तो बाद में उन्होंने अपने सुधारा, वहां वो ये बातें लागू नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को, पूरे कार्यकारी अध्यक्ष को अगर अध्यक्ष बना दिया जाता है तो इनको पेट में दुखने लगता है। उन्हें मालूम है कि जीतू पटवारी किस तरीके से आंदोलन करने वाले नेता और आने वाले समय में किस तरीके से आंदोलन खड़े करेंगे। उमंग सिंगार अगर नेता, आ रहा हूं गुलरेज जी, आपके पास आ रहा हूं, शैलेंद्र जी की बात पूरी हो जाए। मैं बीच में नहीं बोला था जी। प्रतिपक्ष, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, 4 बार के विधायक हैं, लगातार यूथ कांग्रेस से लेकर अभी तक उनकी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में नौसखियों को तो नहीं बना दिया, जिन्हें लगातार काम किया, संगठन का काम किया, लगातार से 15-17 साल काम किया। और जब हम नई लीडरशिप बनाने की बात करते हैं, युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं,
जब वो आ जाते हैं तो हम इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाते हैं। इन्होंने पहले राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने का प्रयास किया। वो हमेशा ही किसी न किसी जो आगे नेतृत्व दिखता है उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बना लिया है कि रोज कांग्रेस पार्टी को कोसो और उनका जो नया नेतृत्व बन रहा है प्रदेश के अंदर उसको कोसो, ताकि एक माहौल बने, एक लोग दिग्भ्रमित रहे। वो जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ये कहते सरकार गिर जाएगी। अब देश में बीजेपी की सरकार उसी तरीके से, कांग्रेस इस तरह की बात नहीं करती है। लेकिन ये बात समझना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे संगठन में क्या हो रहा है, क्या हमसे ज्यादा क्या गुलरेज जी जानते हैं आज संगठन किस तरीके से बढ़ाएगा? क्या हम भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, या हम उनको क्या हम पब्लिकली बताएंगे? समय लगेगा और किसी भी चीज में एक दिन में घर नहीं बनता है। त्रिपाठी जी आप समझते हैं वो संगठन एक दिन में नहीं खड़ा होता। अगर हमारी कमियां आई हैं देश के अंदर भी हम सुधार की तरफ हैं, निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ा डाउनफॉल आया है, लेकिन अब मौका दीजिए, एक नई कांग्रेस आपको दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो कर्म है और जो उन्होंने वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ जल्द आपको सड़क पे कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई देगी। अभी 1 तारीख से विधानसभा चल रही है, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इनकी पार्टी को वहां। चल गुलरेज जी बहुत संक्षेप में, समय कम है। ये साफ नजर आ रहा है आपको कि कांग्रेस किस प्रकार से अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। इनको माननीय मोहन यादव जी के विषय मुख्यमंत्री बनने से क्यों तकलीफ है? इसलिए तकलीफ है ना कि एक गरीब घर का व्यक्ति है, एक गरीब घर बाप का बेटा है, एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति है जो कभी भी जिसके घर में राजनीति में कोई नहीं रहा, सेल्फ मेड है। इनके यहाँ आप देखिए कि कैसे लोग बनते हैं मुख्यमंत्री। जब भी मध्य प्रदेश में इन्होंने बनाया, दिग्विजय सिंह को बनाया वो खुद राजा है, अर्जुन सिंह को बनाया था वो भी राजा थे, फिर कमलनाथ जी को बनाया जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके खुद के प्राइवेट हेलीकॉप्टर और जेट अपने खुद के यूज करते हैं, वो अपने खुद के लिए कार की तरह। तो ये है कांग्रेस को। लेकिन मोतीलाल बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुनीम थे मात्र, वो भी बहुत गरीब घर के थे। अपवाद होते हैं, अपवाद कभी निकल जाते हैं, लेकिन अपवाद को आप उदाहरण के लिए उपयोग कर सकते हो, सामान्य रूप में नहीं कर सकते ना। जी चलिए हमारा समय भी। जी गुलरेज जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी इस पूरे मामले में क्या, जैसा कि सैलन जी कह रहे हैं कि खोने को कुछ नहीं है, तो अब पाने को क्या कुछ दिख रहा है कि कुछ पाएंगे कांग्रेस आगे चल के? देखिए खोने को कुछ नहीं है, बात सही है, और पाने को सब कुछ, लेकिन खोने को कुछ नहीं है वाला जो एहसास है बड़ा कंफर्ट जोन में लेके जाता है आदमी को। तो पिछले 6 महीने में जीतू पटवारी की टीम, पहली बात तो टीम बननी थी और टीम को ये दिखाना था कि हमें पाने की ललक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ये चीज इसमें मिसिंग है, इसको जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। और दूसरा एक जैसे कि नई पार्टी गढ़ना है या नए लोगों को बनाना है, तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर आप भविष्य और वर्तमान की बात करते हैं तो जब तक आपका अतीत उसके साथ नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होगा ये पूरा जो ये सिस्टम जिस तरह से कांग्रेस का ध्वस्त हुआ है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को एक साथ इन्हें लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि संगठन में जो बदलाव लाना है, वो संगठन में बदलाव जो है वो बिना बहुत अध्यक्ष के बहुत सघन संवाद के बिना नहीं होगा। और ये भी मिसिंग है। ये चुनाव के दौरान के जो दौरे हैं वो ठीक है, हेलीकॉप्टर से दौरे हो गए, आईसीसी से हेलीकॉप्टर आ गया, सब हो गया, लेकिन इसके पहले और इसके बाद उनका संवाद कितना है, क्या है, ये मायने रखेगा। और इसके बिना कांग्रेस को ये जो खोने के लिए कुछ नहीं है, ये जो एक जो थ्योरी है या एक जो फलसफा है, ये दिक्कत देगा। इसको बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। जी चलिए हमारा समय समाप्त हुआ। गुलरेज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सैलन जी आपका और आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में कलह से कराहती कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में उसके बेहद कमजोर प्रदर्शन की, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस हार की समीक्षा कब करती है, कब पुरानी गलतियों से पार्टी सबक लेती है, और क्या कांग्रेस आलाकमान नई रणनीति सोच के साथ पार्टी को आगे ले जाने की कवायद करता है, या फिर कांग्रेस हमेशा की तरह कुनबों की पार्टी बनकर खुद का ही बंटाधार कर लेगी। बहरहाल आज की बदल इतना ही। नमस्कार।